नमस्कार दोस्तों, मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस प्रोग्राम में। खयाम साहब, इससे पहले कि हम आपके संगीत के उस सुनहरे दौर के बारे में बात करें, आपके दर्शक, आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कहाँ और कैसे गुजरा। यूँ है कि ज़िला जालंधर एक कस्बा है, बड़ा कस्बा रोहों, वहाँ का रहने वाला हूँ। और बड़ा डेवलप कस्बा, डेवलप यूँ है, वहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल एंड म्यूनिसिपल स्कूल जो रहता है, एंड चौथी क्लास तक, एंड हॉस्पिटल, थाना, और स्ट्रीट लाइट जब पुरानी जो होती थी बड़ी खूबसूरत लगती थी। तो मतलब डेवलप, ये बड़ा अच्छा कस्बा है, तो जिसे मतलब छोटा शहर भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं कस्बा कहूँगा क्योंकि कस्बा ही बेहतर है। तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ मैं। और आपका पूरा नाम क्या है? हाँ, पूरा नाम बहुत अच्छा आपने पूछा। पूरा नाम ये है मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी। अच्छा, लेकिन आपको संगीत का शौक कैसे हुआ? संगीत का शौक़ तो नहीं लगा, लेकिन शौक़ जो था फिल्मों में हीरो बनने का, काम करने का, एक्टर बनने का शौक़ था। और मेरे ख़्याल में हर जब यंग एज होती है वो हैंडसम ही लगते हैं, सब यंग एज में सब हैंडसम लगते हैं। आई डोंट नो कि मैं हैंडसम था या नहीं, लेकिन अपने आप को तो सब जब पिक्चरें देखा करते थे हम लोग अपने टाउन से आके जालंधर में पिक्चरें देखा करते थे। मेरे बड़े भाईजान का कारोबार था ट्रांसपोर्ट जो माल लेकर जाते हैं ट्रक्स, उसका था। तो बड़ा वो उनको मालूम था कि मेरे छोटे भाई, हम दो, हाँ वैसे तो हम ज़्यादा हैं, पाँच भाई हैं, लेकिन हम दो जो छोटे थे कि ये आएंगे और इनको शौक़ है फिल्में देखने का। बाइस्कोप उसे कहा करते थे उस वक्त, फिल्म देखने को, फिल्म को बाइस्कोप भी कहते थे। तो वो टिकट वगैरह वो मतलब हफ्ते के दिन आधी दिन होता था पढ़ाई का, तो वो ख़त्म होते ही फिर हम वो ट्रेन पकड़ लेते जालंधर के लिए, और जालंधर पहुंचकर वो इमीडिएटली वो सिलसिला शुरू हो जाता कि हम सिनेमा देखते। आपको अपनी पहली फिल्म में ब्रेक कैसे मिला, किसके जरिए कैसे मिला, और वो पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें आपने अपना पहला संगीत दिया? हाँ, पहले तो मैं, इससे पहले जो आपने बात पूछी है उससे पहले मैं कहूँगा कि संगीत सीखा, किससे सीखा मैंने, शिक्षा किससे मुझे मिली। एंड महान गुरु, महान कंपोज़र, संगीत कंपोज़र पंडित हुसनलाल भक्तराम जी,
उनके बड़े भाईजान पंडित अमरनाथ जी और भी महान। तो मैं बहुत खुशनसीब कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। तो ये जो बेसिक राग रागनियाँ हैं, ताल स्वर, ये 5 साल दिल्ली में उन्हीं से शिक्षा मिली। ये उन्हीं की देन है कि आज ख़याम ख़याम है। अगर पंडित जी ना होते, मेरे गुरुजी ना होते, तो ये ख़याम ही ना होता। उनकी मैं महानता कहूँगा। एंड फिर चिश्ती बाबा, जो हमारे फिल्म संगीत, वो मुझे चिश्ती बाबा से मिला। तो और अगेन महान हस्ती, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े कंपोज़र एंड गीतकार, गीतकार। उन्होंने अपने गीत भी खुद ही लिखते थे, मतलब 95% गीत खुद लिखते थे, 5% कोई और गीतकार हो कुछ हो तो वो होता था। अदरवाइज़ बहुत महान हस्ती एंड बिल्कुल रियल दरवेश इंसान और यानी सूफ़ी इंसान। खयाम साहब, आपने तो अनगिनत फिल्मों में संगीत दिया है, तो अंदाज़न आपने अपने हिसाब से कितनी फिल्मों में संगीत दिया होगा? यूँ है, पिक्चरें तो मेरे ख्याल में कोई जो रिलीज़ हो चुकी हैं कोई 53 के करीब हैं। अब 3 रिलीज़ होने वाली 56 हैं। लेकिन यूँ को ये ईश्वर की कृपा हुई, अल्लाह करम हुआ कि भले पिक्चर जुबली करे ना करे मेरी, लेकिन ईश्वर की कृपा इतनी हुई मुझ पे, अल्लाह का करम इतना हुआ, संगीत कभी वो कभी मार खाई ही नहीं संगीत ने। उसके गाने चलते ही रहे, लोग पसंद करते ही रहे। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने हम वतनों का, और शुक्रगुज़ार हूँ अपनी मातृभूमि का। खयाम साहब, एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये देखा जा रहा है कि आजकल संगीत में सूफियाना अंदाज का चलन आम हो गया है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी है कि जहाँ इतनी गंदगी बढ़ गई और इतना नंगापन, टुच्चापन, पता नहीं क्या क्या अल्फाज मुझे मिल नहीं रहे, जब हो गया उसमें कुछ अब कुछ साहिबान की समझ में आया कि कुछ पवित्रता, हमारे भारत की पवित्रता जो है उसको भी लाया जाए। सूफ़ी कलाम क्या कहने, वो तो अल्लाह की तरफ होता है, ईश्वर की तरफ होता है। वो मार्फत का कलाम कहते हैं, सूफ़ी कलाम होता है, मार्फत का कलाम इसे कहा जाता है। लगता है कि वो सामने की बात है, लेकिन नहीं, वो ताल्लुक़ होता है ऑलमाइटी गॉड से। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख़्याल में ये शुरुआत बहुत अच्छी है और आने वाले दौर में बहुत अच्छा संगीत, पाए का संगीत, साफ़ सुथरा संगीत और गीत मिलेंगे। खयाम साहब, आप पहले गीत लिखवाते थे और उस पर धुन बनाते थे, या फिर पहले धुन बनाते थे और फिर उस पर गीत लिखवाते थे? नहीं, यूँ है कि हमसे पहले भी और हमारे दौर में भी, हमारी पीढ़ी ने भी, ये गीत पहले, शायरी पहले, कविता पहले लिखी जानी चाहिए। जब उसका संगीत बनेगा तो वो सही संगीत, वो पाए का संगीत बनेगा और लोगों को पसंद आएगा। और दूसरी तरीक़े से भी काम होता है जो धुन पर। तो ये दोनों का मतलब ये हुआ, जो तो लिखे हुए जो गीत हैं, जो शायरी है, उसकी धुन बनाना मुश्किल होता है, ज़रा बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि इसलिए कि उसको समझना पड़ता है। अगर शायरी की समझ ही नहीं, वो जो बोली है उसकी समझ नहीं, या पढ़ाई नहीं, ना हिंदी जाने ना उर्दू जाने, तो वो हैंडीकैप उनके लिए हो जाएगा। पहले तो उनको मदद मांगनी पड़ेगी कि किसी से, कोई उनको वो लैंग्वेज समझाए, हिंदी समझाए, उर्दू समझाए, और घोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, कुछ धुन बनाए। यार कैसे बनेगी धुन, इसकी बनेगी नहीं धुन। तो ये
जो सोर्स धुन का, तो जब जो जो ना बाद में गीत लिखता है और धुन पहले आती है, धुन पहले सुनाई जाती है, तो वो किसी कहीं से आई हुई धुन है, बनाई हुई नहीं है। खयाम साहब, आपने किताब लिखी है जो कि डेडिकेट की है आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, तो उसके बारे में बताइए कुछ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसी शख्सियत जिनका मैं आशिक बचपन से, एंड उनकी पॉलिसीज, उन्होंने बहुत दूर अंदेशी से काम लिया कि भारत को किस दिशा की तरफ ले जाना है और कितनी तरक्की और कितना शक्तिशाली देश ये बनाना है हमने। क्योंकि जो बाहर के लोग आते थे, हमलावर हम पर रूल करते थे, उन्होंने कितना हमें कमज़ोर कर दिया था, लेकिन आज़ादी के बाद उन्होंने किस मंजिल पे ले जाना है तो उन्होंने वो मंजिल देख ली थी। अच्छा, ये किताब आपने प्रेजेंट की श्री मनमोहन सिंह जी को, तो इसके बारे में कुछ और बताइए हमें। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री जी बहुत प्यारे इंसान, बड़े ऑनेस्ट, एंड साथ में उनकी जो एजुकेशन है, इकोनॉमिक, पूरी दुनिया में मशहूर है उनकी ये क्वालिफ़िकेशन कि दुनिया भर की इकोनॉमी को उन्होंने समझा। और किसी दौर में जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, आप पहले RBI रिज़र्व बैंक के गवर्नर भी थे और फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उनको इतनी स्टडी है। और आज जो इकोनॉमी जो देख रहे हैं, मैं अभी 4-5 दिन पहले, हफ्ता भर पहले, हमारे मेहरबान अमेरिका ने ऐलान किया कि अब भारत को किसी एड की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल एड की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी ये है। और वो बेसिकली मतलब पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बड़े साधारण हिंदुस्तानी है और अपने हिंदुस्तान से, अपने वतन से प्यार करने वाले, और जो उनकी ऑनेस्टी है और फिर उनकी जो मतलब जिसकी देन है ये ऑनेस्टी, गुरु नानक देव जी की गुरबाणी, वो सब ये उसमें शामिल है। दैट्स वाई हमने सोचा कि ये पंडित जी की जो जितनी नीतियाँ थीं, जितनी पॉलिसीज़ पंडित जी ने सोची थी, ये मनमोहन सिंह जी पूरा करने जा रहे हैं। खयाम साहब, आपने देशभक्ति पर आधारित कई गीतों में संगीत दिया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। यह जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि सबसे पहले बताऊंगा जो मेरा कस्बा है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, राहों से जब ट्रेन चलती थी कोई 10-12-14 माइल के बाद एक गांव आता था, वो स्टेशन था गांव का, उसका नाम था खटकड़ कलां। और वो अगर अब्बा जान हमारे साथ हैं तो वो कहते थे, यानी चलो भाई उठो, सलाम करो ते प्रणाम करो। अब देख पंजाबी टोन में, सलाम करो ते प्रणाम करो। तो हम लोग बच्चे खड़े हो जाते, कहते मालूम है ये किसका गांव है? ये शहीद भगत सिंह का गांव है, ये वही स्टेशन है, ये सामने जो नज़र आ रहा है ये वही गांव है जिसके साथियों ने अपनी मादरे वतन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, गाते हुए और हंसते हुए, रोए नहीं। अब सुनिए, तो ये देशभक्ति ऐसे ना बचपन से ना कान में, वो एक शहीद भगत सिंह एंड उनके साथियों का, ऑफ कोर्स हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी कुर्बानी, और साहबान की भी जिनके नाम लेना, सब ने बहुत की कुर्बानी। तो ये एक मतलब देशभक्ति। और वो जो गीत आपने कहा, मैंने सबसे पहले रिकॉर्ड किए 62 में, जब हमला हुआ, आक्रमण हुआ, तो इमीडिएटली यहाँ फिल्म इंडस्ट्री एंड यहाँ
उस वक्त तो इसका नाम बॉम्बे प्रोविंस था, महाराष्ट्र नहीं था। एंड कि हमें क्या करना है, हमें अपने मुल्क को जागृति पैदा करनी है, शक्ति पैदा करनी है कि हम दुश्मन से किस तरह लड़ें। तो ये गीत साहिर पूरी सब कमेटी ने यानी तय किया, साहिर लुधियानवी साहब लिखेंगे और जानिसार अख्तर साहब लिखेंगे और इसका संगीत ख़याम देंगे। और उस महफ़िल में, उस मीटिंग में बड़े बड़े संगीतकार इंक्लूडिंग नौशाद साहब मौजूद थे। उनका नाम नहीं आया, मुझे चुना गया, क्योंकि शायद मेरी बैकग्राउंड जानते हो कि मैं कभी आर्मी में था, उसके ऊपर मैं रोशनी नहीं डाली। तो ये और वो मैं सुनाना ज़रूर चाहूँगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ एंड मैंने धुन बनाई और साहिर लुधियानवी साहब का कलाम। वतन की आबरू ख़तरे में है, होशियार हो जाओ, वतन की आबरू ख़तरे में है, होशियार हो जाओ, हमारे इम्तहान का वक्त है, तैयार हो जाओ। एक तो ये नज़म पूरी, और आगे बहुत डेवलपमेंट है, यानी ये कि हमने किसी भी कीमत पर मुकाबला करना है। और दूसरा जानिसार अख्तर साहब की ने नज़म लिखी कि एक है अपनी ज़मीं, एक है अपना गगन, एक है अपनी ज़मीं, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। तो ये रिकॉर्ड हुए और रिकॉर्ड होने के बाद ग्रेट मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर महबूब खान, उन्होंने डायरेक्शन की, इसकी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी और उसमें काम दिलीप कुमार साहब, राजकुमार साहब, सुनील दत्त साहब, राजेंद्र कुमार साहब, इन्होंने चेहरे दिए और ये हर सिनेमा हाउस में ये इन गानों की यानी डॉक्यूमेंट्री चली और लोगों की इतनी सराहना मिली, इतनी लोग खुश होते थे, क्योंकि जंग चल रही थी, हमने लड़ना था, मुकाबला करना था। तो ये सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड किए। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये अपनी मादरी वतन के लिए कुछ कर सका। एक और मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए लिखा था, मैं सुनाना चाहूँगा कि साहिर साहब लिखते हैं, हम तरक्की के रास्ते पे मीलों चले इस तिरंगे तले, हम तरक्की के रास्ते पे मीलों चले इस तिरंगे तले, बाप का ख्वाब बेटी के हाथों पले इस तिरंगे तले। अब देखिए रेफरेंस ख्वाब था पंडित जवाहरलाल नेहरू का और इंदिरा जी, तो उसका रेफरेंस इसमें है और वो भी मैंने रिकॉर्ड किया। अब देखिए ये सब भूल गए, सब के सब भूल गए कि ख़याम वो है, तो निराशा क्यों ना हो, ये मुझे बताइए। सब अपने हैं ना, मेरा हक नहीं इनसे कुछ कहने का। बिल्कुल, ये तो मैंने कह दी, अपनी आवाज़ पहुंचा दी, वो ठीक है। वैसे एक शेर सुना दूं, ना सताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह, ना सताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह, ना हुए गर मेरे नगमात में मानी ना सही। गालिब ने लिखा है, ना हुए गर मेरे अशार में मानी ना सही। तो यानी कि मेरे शेरों को, मेरे काम को कोई समझा ही नहीं, बेमानी से कह रहे हैं। तो यही बात हो गई कि ख़याम का जितना काम है वो बेमानी है, यंगस्टर का बहुत मानी खेज हो गया। हाँ ख़याम साहब, अब तक आपको कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं? वो गिनना मुश्किल है, इतने हैं जी, वो गिनना मुश्किल है, इतने हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर जैसे सुरसिंगार का स्वामी हरिदास अवार्ड। अब देखिए संगीत की दुनिया में स्वामी हरिदास बहुत बड़ा महान एक नाम है, वो अवार्ड मिलना और सरस्वती भगवती अवार्ड मिलना एंड एम्पा जो हमारी फिल्म की बहुत बड़ी संस्था है, यही फिल्में बनाते हैं एम्पा, उनके से अवार्ड मिलना, मामी अवार्ड मिलना और
संगीत की दुनिया से जुड़े हुए अवार्ड जो हैं वो लता जी से जुड़े हुए हों, आशा जी से जुड़े हुए हों, वो मंगेशकर फैमिली से जुड़े हुए हों, तो वो सारे अवार्ड प्राप्त हो जाना। एंड ना जाने मैं इतने हैं, बस बहुत ज़्यादा हैं अवार्ड। खयाम साहब, आपके सीनियर संगीतकारों में जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो कौन है? यूँ है, देखिए मेरे जितने सीनियर, किसी एक की बात करना तो देखिए सबसे बड़ा तो हक मेरे गुरुओं का है और उनका जो काम है सामने, पंडित सुलाल भक्त राम जी, पंडित अमरनाथ जी, चिश्ती बाबा। एंड उसके अलावा सब जितने जो मेरे सीनियर हैं, यकीनन उनका स्थान मेरे लिए एक गुरु जैसा है। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है अपने सीनियर से, और ये शिक्षा भी हमारे गुरुजी ने दी कि बेटा ये सिर्फ हम ही नहीं, जो जितने सीनियर इसी तरह इज्जत मन में रखना, सबके लिए रखना। तो ये यकीनन जितने साहिबान काम जिन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। एंड हमारे हिंदुस्तानी संगीत को हिंदुस्तानी रखा। खयाम साहब, अगर संगीत सम्राट भी कहा जाए आपको तो गलत नहीं होगा। तो आपके जो दर्शक, जो फैंस हैं और उनमें जो उभरते हुए संगीतकार हैं, वो जरूर ये जानना चाहेंगे कि संगीतकार बनने के लिए किन किन खूबियों का होना जरूरी है। यूँ है, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि बेसिक स्वर ताल, कुछ राग रागनियाँ आना ज़रूरी हैं। एंड फिर ये सब होने के बाद गाना आना ज़रूरी है या बजाना आना ज़रूरी है। कोई साज़ बजाए इंसान या ख़ुद गायक हो। हाँ, संगीतकार बनने के लिए गायक बनना बहुत ज़रूरी है ये। एंड दूसरी बात, सबसे जो अहम बात है, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, लैंग्वेज। दो लैंग्वेज हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अहम है कि हमारा उर्दू एंड हिंदी, और इन दोनों का मिश्रण बहुत ज़रूरी है और ये आनी चाहिए। तो ये कंप्लीट संगीतकार और शायरी और कविता को समझ होनी चाहिए। एंड फिर वो जब धुन बनती है, बहुत अच्छी बनती है। मैं कहूँगा ये एक, इस क्वेश्चन में ये भी मैं बताऊँगा, इसी चीज़ ने मेरी जो असली ताकत है संगीत की, शायरी। मेरे शायर जिन्होंने, मेरे बड़े बड़े शायरों ने गीत लिखे मेरे लिए, वो ये उनकी ताकत, उनकी कलम की ताकत और मेरे सुरों के ज़रिए पूरे भारत में और पूरी दुनिया में पहुंची है। और यानी उसकी क्वालिटी जो है वो तो आप सब जानते ही हैं। खयाम साहब, आप अपने तमाम चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने सब ने मिल के अपनी मादरे वतन के लिए और अपने भारत की तरक्की के लिए, उसकी ताकत के लिए मिलजुल कर काम करना है। सब भारतीयों ने काम करना है, और अमन और शांति। देखिए, इलेक्शंस होते हैं, कौन पार्टी आ जाती है, कौन फिर आ जाती है, वो उससे कोई बात नहीं होती, सब अपने हैं। लेकिन ये दंगे फसाद, अगर हमारे नेताओं ने प्रोग्राम बनाया है कि साहब ये 10 साल के अंदर अंदर हम सफ़े अव्वल में पूरी दुनिया, तो वो अगर हम दंगे फसाद करते रहेंगे तो वो पीछे चले जाएगा। तो ये मेरा बस पैगाम है कि सब ने मिलकर और यही सोचना है, सबके लिए अच्छा ही सोचना है। और कोई कहीं मेरे जैसा कोई गलती भी कर दे, मन से वो गलती निकाल के ना हर एक से प्यार करना है, हर एक को साथ लेके चलना है। अगेन, सबको रोज़ी रोज़गार मिले, सबको एजुकेशन मिले, सबको मेडिकल एड मिले, सबको घर मिले साफ़ सुथरे, जिसमें सब सहूलतें हों जो हम लोगों को अब यहाँ है। हमारे गांव में भी ऐसी होनी चाहिए, पानी, बिजली और सब सहूलतें मिलें। एंड जैसे तरक्की याफ्ता बड़े बड़े मुल्कों में जो है, तो ये सारी मिलनी चाहिए। मगर ये हम मिलकर अमन और शांति कायम कर अगर हम करेंगे तो ये दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह भारतीयों का नाम और भारत वालों को, जहाँ जाएंगे हम भारतीय, तो
लोग एहतराम से मिलेंगे। खयाम साहब, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हमें अपना वक्त दिया और हमारे साथ अपने जीवन की उन तमाम बातों को शेयर किया जिसे हमारे दर्शक जानना चाहते थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।